हेलो बेटा, दिस इज़ योर फिफ्थ चैप्टर। हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे इंडस्ट्रीज़ का और हमने पढ़ा है रॉ मटेरियल के बेस पर हमारा क्लासिफिकेशन। आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं साइज़ के बेस पर हमारा क्लासिफिकेशन। तो इंडस्ट्रीज़ का अगर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन साइज़ के बेस पर तो किया गया स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। तो बात हो रही है सबसे पहले स्मॉल स्केल। स्मॉल्स देखो नाम से ही पता चल रहा है कि भाई छोटे पैमाने पर। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर अ टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड। यानी कि ऐसी जो कॉटेज या फिर हाउस होल्ड यानी कि जो घरेलू इंडस्ट्रीज होती हैं जिसका जो टाइप होता है एक तरह से स्मॉल स्केल यानी कि छोटे मतलब एक आधार पर छोटी स्केल पर इसको हम करते हैं, इंडस्ट्रीज़ को हम लगाते हैं जहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है उसको मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है, बनाया जाता है बाय हैंड से, बाय द आर्टिशियन। अब बनाता कौन है? आर्टिशियन बनाते हैं, शिल्पकार बनाते हैं। जैसे वही बास्केट वीविंग हो गई बेटे, पोट्री हो गई, जो मटके पोट बनाना होता है वो हो गया। अदर हैंडीक्राफ्ट और हाथों से बनाया जाने वाला बहुत सारा, जैसे डेकोरेटिव जो थिंग्स सामान आप देखते हो जो मार्केट में मिलता है, उस तरह की जो इंडस्ट्री होती है वो कौन सी होती है? स्मॉल स्केल होती है। तो इनको और क्या कहा जाता है? कॉटेज इंडस्ट्रीज बोला जाता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज lesser amount of capital and technology as compared to large scale industries that produce large volume or ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी कि इसमें कंपैरिजन कहा किया गया है कि भाई ये जो स्मॉल स्केल के जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं इसमें जो कैपिटल यानी कि इसमें पैसा होता है, टेक्नोलॉजी होती है, उसका जो यूज़ होता है बहुत कम होता है। बल्कि जो जो बिग स्केल पर यानी कि लार्ज स्केल पर अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो उसमें इन्वेस्टमेंट हमारा बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के कारण उसको हम क्या कह रहे हैं? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कह। लार्ज स्केल की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं इनमें जो इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है यानी कि पैसे का इन्वेस्टमेंट जो होता है वो भी हायर होता है। एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड इज सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। और जो टेक्नोलॉजी होती है उसका भी यूज़ हम सुपीरियर करते हैं। सिल्क वीविंग और जो फूड प्रोसेसिंग है ये इंडस्ट्री जो होती हैं बेटे ये स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज मानी जाती हैं। लेकिन जो ऑटोमोबाइल है, हैवी मशीन्स हैं, इनको बोला जाएगा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, क्योंकि इसमें पैसा भी बहुत लगेगा और इसमें टेक्नोलॉजी का भी ज़्यादा यूज़ होगा। तो अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, इसमें है ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब ये हो गया, हम फिर से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं लेकिन अब हम साइज़ या रॉ मटेरियल के बेस पर नहीं कर रहे, अब हम कर रहे हैं ओनरशिप के बेस पर। ओनरशिप यानी कि ओनर कौन है, उसको ओन और ऑपरेट कौन कर रहा है इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं इसको कैन बी क्लासिफाइड, इसको बांटा गया है इनटू प्राइवेट सेक्टर नंबर 1, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। स्टेट ऑन और पब्लिक सेक्टर यानी कि स्टेट या पब्लिक सेक्टर। फिर तीसरा आ गया आपका जॉइंट सेक्टर और फोर्थ आ गया आपका कोऑपरेटिव सेक्टर। यानी कि 4 तरह से इसका चार मतलब हिस्सों में इसको बांटा गया है। किसके बेस पर? ओनरशिप के बेस पर। अगर हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़, इसमें बताया गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं वो ओन्ड की जाती हैं और ऑपरेट की जाती हैं किसके थ्रू? एक इंडिविजुअल के थ्रू या फिर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के थ्रू। The public sector industries are owned and operated by the government such as a हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई जो पब्लिक सेक्टर सेकंड वाला जो हमारा है स्टेट ओन्ड या पब्लिक सेक्टर, इसमें बेटे जो हमारी गवर्नमेंट है वो ओन करती है इंडस्ट्रीज़ को, ऑपरेट करती है। इसका एग्जांपल कौन सा दिया गया है? यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और इसके बाद दूसरा नाम दिया गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि सेल, एक तो HAL हेल और फिर SAL यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि हेल और सेल। तो अगर हम बात करें थर्ड क्लासिफिकेशन की, वो है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। इसको ओन्ड और ऑपरेट किसके थ्रू किया जाता है? स्टेट और इंडिविजुअल, यानी कि गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व रहती है और साथ ही में कोई इंडिविजुअल या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि दोनों ही मिलकर इस इंडस्ट्री को चलाते हैं। जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड, ये क्या है? एक एग्जाम्पल है किसका? जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का। और लास्ट हमारी बच गई कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर देखो नाम से ही कोऑपरेटिव यानी कि ऑपरेट यानी कि एक तरह से सहयोग किया जा रहा है।
तो इसको कौन ऑपरेट करता है, कौन ओन करता है? इंडस्ट्रीज़। ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसको ओन्ड और ऑपरेट किया जाता है प्रोड्यूसर और सप्लायर के। कौन से प्रोड्यूसर और सप्लायर? रॉ मटेरियल के, यानी कि जो खुद ही जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे फार्मर हो गए या भाई जो पशु पालते हैं, इस तरह से मिलकर वो या खुद ही तो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, या फिर वर्कर होते हैं, या फिर दोनों, यानी कि जो रॉ मटेरियल को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और भाई जो काम भी कर रहे हैं, ये दोनों ही मिलकर जो इंडस्ट्री चलाते हैं वो इंडस्ट्री कहलाती है कोऑपरेटिव सेक्टर। इसका एग्जांपल देख लो, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी, ये क्या है? ये बहुत ही अच्छे मतलब एग्जांपल है किसके? कोऑपरेटिव सेक्टर के। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं हमारा क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि वो कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको? लोकेशन को। किसकी लोकेशन को? इंडस्ट्री की लोकेशन को। सबसे पहले तो देखो, जब आप ये आंसर लिखोगे डायग्राम जरूर बनाओगे। यहाँ पर क्या है? बीच में इंडस्ट्री, और इसको जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो सारे के सारे आपको दिखाए गए। इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं? जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया भाई, आपकी लैंड हो गई, पावर यानी कि बिजली हो गई, रॉ मटेरियल हो गया, लेबर, कैपिटल, मार्केट, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री को फैक्टर, ये जो फैक्टर हैं वो अफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पढ़ लेते हैं, द फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर अवेलेबिलिटी। किसकी? इन सभी चीज़ों की जो अभी हमने पढ़ी, चाहे वो रॉ मटेरियल है, लैंड है, वाटर है, लेबर है, पावर है, कैपिटल है या ट्रांसपोर्ट है, या फिर उसके बाद जो हम फाइनल प्रोडक्ट सेल करने के लिए मार्केट को ढूंढते हैं। तो बेटे ये सारे ही जो फैक्टर हैं वो अफेक्ट करते हैं। देखो, अगर देखो सबसे पहले तो तुम कोई इंडस्ट्री बनाओगे तो उसके लिए तुम्हें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? लैंड की। ज़मीन मिल गई तभी तो इंडस्ट्री लगाओगे, या फिर ऐसे ही कहीं भी हवा में लटका दोगे? ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर उसको चलाने के लिए क्या चाहिए आपको? उसके अंदर आप मशीन रखोगे, या फिर उसमें जो भी आप मटेरियल जो फिनिश प्रोडक्ट बनाओगे उसको ले जाने के लिए, रॉ मटेरियल लाने के लिए ट्रांसपोर्ट आपको चाहिए। पावर, जो आपकी मशीनें चलेंगी किससे चलेंगी? बिजली से चलेंगी, तो बिजली भी चाहिए। रॉ मटेरियल, कोई भी इंडस्ट्री आप लगा रहे हो, मान लो अगर आपने शुगर मिल लगाई है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गन्ना लेना पड़ेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या गन्ना आपके आसपास उग रहा है, क्या आप के पास ऐसा ट्रांसपोर्ट है कि ताकि वो जो गन्ना है वो आपकी मिल तक पहुंच जाए। लेबर, तो लेबर की भी बहुत ज़रूरत है। अगर कोई लेबर ही नहीं होगा काम करने में तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? कैपिटल, इन सभी पूरी प्रोसेस में क्या होना पड़ेगा? कैपिटल, पैसा लगाना पड़ेगा। और मार्केट, मार्केट यानी कि आसपास की कोई मार्केट भी देखनी पड़ेगी। अगर हम फिनिश प्रोडक्ट बेच ही नहीं पाएंगे तो हमारी इंडस्ट्री लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरह से ये सारे ही फैक्टर एक जो इंडस्ट्री होती है उसकी लोकेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। फिर आगे है आपका इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है? इंडस्ट्रियल सिस्टम यानी कि एक तरह से जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसका पूरा का पूरा सिस्टम। एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट, यानी कि इंडस्ट्रियल सिस्टम के अंदर ये मतलब जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है वो बंधा होता है किससे? इनपुट से, प्रोसेस से और आउटपुट, यानी कि तीनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम बात करें हमारे इनपुट की, तो इनपुट में क्या आ गया बेटे? हमारा रॉ मटेरियल आ गया। इनपुट यानी कि हम क्या लगा रहे हैं। इनपुट, अगर हम कुछ डालेंगे तभी तो हमें आउटपुट मिलेगा ना। तो अगर हम बात करें इनपुट की तो उसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल लेंगे, लेबर लेंगे, कॉस्ट ऑफ लैंड, भाई ट्रांसपोर्ट हो गया, पावर और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा का सारा किस में इंक्लूड होता है? हमारा इनपुट में इंक्लूड होता है। फिर बात आती है प्रोसेस की, यानी कि इनपुट, ये सारे इनपुट तो हमने लगा लिए। फिर प्रोसेस, प्रोसेस में क्या आ गया? ये इसमें आ गया बेटा, इसमें होता है जो एक्टिविटी होती है किसके अंदर? प्रोसेसिंग की जो एक्टिविटी होती है ये कन्वर्ट करती है किसको? रॉ मटेरियल को, किस में? फिनिश्ड प्रोडक्ट में, यानी कि एक रॉ मटेरियल से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट कब बनता है? जब एक प्रोसेसिंग की जो प्रोसेस होती है। द आउटपुट, लेकिन जो आउटपुट क्या होता है? द आउटपुट द एंड प्रोडक्ट, और आउटपुट हमारा होता है एंड प्रोडक्ट, जो फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिलता है। एंड द इनकम, और उस प्रोडक्ट से हमें क्या मिली? इनकम मिली, वो हो गया हमारा आउटपुट हो गया जो हमने अर्न की है। इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अगर हम बात करते हैं किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की, द इनपुट, अगर इसमें हम इनपुट की बात करें, एग्जांपल ले लें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इनपुट होगी हमारी कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट।
अगर बात करें हम प्रोसेसिंग की तो उसमें हो जाएगी हमारी गिनिंग हो जाएगी, स्पिनिंग हो जाएगी, वीविंग हो जाएगी, डाइंग, यानी कि किस तरह से हमने उसको जो कॉटन थी उसको किस तरह से स्पिनिंग किया, गिनिंग किया, उसे धागा बनाया, वीविंग किया, ठीक है, उसे शर्ट वगैरह जो भी हम कपड़े बना रहे हैं, फिर उसको डाई कलर्ड किया हमने, और फाइनल मतलब उसमें प्रिंटिंग व्रिंटिंग जो कि वो सारा का सारा हमारा किस में आ गया, प्रोसेस में आ गया। द आउटपुट इज़ द शर्ट, और जो आउटपुट हमारा निकला कौन, हमारी शर्ट निकली जिसको हमने परचेज़ कर लिया, पहन लिया। तो फिर आता है हमारा इंडस्ट्रियल रीजन, कि हमारा इंडस्ट्रियल रीजन है क्या, यानी कि औद्योगिक प्रदेश। तो जो इंडस्ट्रियल रीजन है ये अमर्ज होते हैं कब, व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर, जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो लोकेट करती हैं एक दूसरे के क्लोज यानी कि पास में, और शेयर करती हैं बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस, आपस के जो क्लोजनेस के बेनिफिट होते हैं वो शेयर होते हैं। मेजर इंडस्ट्रीज रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। अब हम बात कर रहे हैं जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जो रीजन है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें हैं ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका की, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप की, ईस्टर्न यूरोप की एंड ईस्टर्न एशिया की। अब यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के अंदर दिखाया गया है आपको। अगर हम बात कर रहे हैं अपने इंडिया की, तो इंडिया में हमारे पास जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो कौन कौन से हो गए बेटे, तो हमारे इंडस्ट्रियल रीजन हो गए मुंबई पुणे क्लस्टर, इसके बाद हो गया पुणे क्लस्टर के बाद बेंगलोर तमिलनाडु रीजन हो गया, हुगली रीजन हो गया, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन हो गया, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट हो गई, और इस तरह से आगे हम चलते हैं तो विशाखापट्टनम गंटूर बेल्ट हो गई, और गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन हो गए, और जो इसके बाद अगर हम कर रहे हैं तो कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ये सारे के सारे क्लस्टर कहाँ हो गए, हमारे इंडिया के अंदर हो गए, जिसको हम क्या कह रहे हैं, हमारे इंडस्ट्रियल रीजन। तो यहाँ पर है इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर। इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर क्या होती है बेटा, जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिज़ास्टर आ जाती है, एक विपदा आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक विपदा की बात की गई है, कब की बात है बेटे, ये बात है 3 दिसंबर 1984 की। तो 3 दिसंबर 1984 यानी कि 1984 में क्या हुआ था, यहाँ समय दिया गया है, टाइम दिया गया है 12:30 AM। तो यहाँ पर बात हो रही है कि भाई यहाँ पर एक जो हाईली पॉइजनस मिथाइल आइसोनेट यानी कि MIC मिक जो एक गैस थी, अलोंग विद हाइड्रोजन साइनाइड एंड अदर, लेकिन इसके और जो दूसरे रिएक्शन थे प्रोडक्ट लीक्ड आउट ऑफ द पेस्टिसाइड फैक्ट्री ऑफ यूनियन कार्बाइड, यानी कि यहाँ पर ये जो इंडस्ट्रियल जो डिज़ास्टर हुआ इसमें बेटे यूनियन कार्बाइड जो एक पेस्टिसाइड जो एक कारखाना था उसमें से जो हाइड्रोजन साइनाइड थी उसके वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये दोनों की दोनों क्या हो गई बेटे, ये लीक हो गई। तो इसमें क्या हुआ कि भाई इसके लीक होने से द ऑफिशियल डेथ, तो बहुत सारी डेथ हो गई थी उस टाइम। जो डेथ बताई गई थी 1989 के अंदर बताई गई थी कि 35,598, यानी कि बहुत सारे लोग मारे गए थे इसमें, पूरे के पूरे इसमें 3000 दिए गए हैं लेकिन ज़्यादा लोग मारे गए थे, 35,000 के अराउंड मारे गए थे। तो इसमें बताया गया था कि भाई 1000 हु सर्वाइव्ड, लेकिन बहुत सारे लोग क्या कर गए, सर्वाइव कर गए, यानी कि बच तो गए थे लेकिन उनको भी बहुत सारी डिजीज़ हो गई थी। बहुत सारे लोगों को एलिमेंट्स यानी कि बहुत सारे लोगों को क्या हो गया था, ब्लाइंडनेस यानी कि अंधापन हो गया था। इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम यानी कि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम था अंदर से वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, ख़राब हो गया था। और इसके अलावा ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर था, ये भी उन लोगों को हो गया था, यानी कि बहुत सारे लोग जो जिंदा भी रहे लेकिन उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो बच सकें वो या फिर अच्छे से कोई काम कर सके। तो इसके अलावा एक और डिज़ास्टर का जिक्र किया गया आपके इस चैप्टर में। ये डिज़ास्टर कहाँ का है बेटे, अगर हम इस इंसिडेंट्स की बात करें तो ये बात है चाइना की। तो वहाँ पर 23 दिसंबर 2005 में, तो वहाँ पर क्या हो गया था, ड्यू टू गैस वेल, यहाँ पर एक गैस का जो कुआं था उसमें ब्लो आउट इन गाओकाओ, यानी कि एक शहर का नाम दिया गया है चोंगिंग चाइना, यानी कि चाइना के अंदर गाओकाओ जो जगह थी वहाँ पर क्या हुआ था, ये ब्लास्ट हो गया था गैस वेल।
तो वहाँ पर 243 पीपल जो थे क्या हो गए थे, डाइड, मर चुके थे, और 9000 जो थे वो क्या हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे, और 64,000 वर, और बहुत सारे जो 64,000 जो लोग, उन लोगों को इवैक्यूएटेड किया गया था। इवैक्यूएट यानी कि एक उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित यानी भेज दिया गया था। मैनी पीपल डाइड, बहुत सारे लोग मारे गए थे, बिकॉज दे वर अनेबल टू रन आफ्टर द एक्सप्लोजन, यानी कि वो भागने में मतलब भाग नहीं पाए थे।